नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के अंतर्गत ये अपनी आज क्लास नंबर 3 है। ठीक है, क्लास नंबर 3 है यूनिट 3 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न अवस्थाओं में जो बालकों का विकास होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास, तो देखो, एक होती है गर्भावस्था, फिर शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। तो हम किशोरावस्था तक की यात्रा का अध्ययन करेंगे कि भाई किस किस प्रकार से एक बालक का सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास होता है। तो सबसे पहले होती है गर्भधारण। गर्भावस्था होती है वो गर्भधारण से लेकर 9 माह तक होती है, लगभग 280 दिन। ठीक है। शेषावस्था है वो जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था है वो 5-6 वर्ष से लेकर 12-13 वर्ष तक होती है। और किशोरावस्था है वो 12-13 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक होती है। ठीक है। अब क्या होता है, गर्भावस्था में विकास कैसे होता है? सबसे पहले हम गर्भावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गर्भावस्था में विकास कैसे होता है? तो नंबर 1 होती है गर्भावस्था के अंदर ही एक अवस्था होती है बीजावस्था। सर्वप्रथम बीज अर्थात शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके एक विशेष प्रकार की आकृति बनाता है जिसे युक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्ता कहा जाता है। मतलब ये अंडाणु है बाहर और ये शुक्राणु है इसके अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है। और इस जो आकृति बनती है, ये आकृति, इस आकृति को कहा जाता है युक्ता। ठीक है। और ये युक्ता, इसकी आयु कितनी रहती है? तो इसका काल 15 दिन अर्थात 2 सप्ताह तक होता है। 2 सप्ताह तक ये युक्ता की एज है, तब तक ही यह युक्ता के रूप में रहेगा। तो बाद में क्या होगा? तो आइए आगे पढ़ते हैं। इसे जाइगोट बोलते हैं। इस जाइगोट के खोल से, मतलब ये एक छोटा सा ऐसा पिंड होता है, इसके खोल से क्या होता है, इसके खोल से एक विशेष प्रकार का तरल स्रावित होता है, मतलब एक तरल निकलता है और उस तरल को योग कहते हैं। क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और इस योग से ही बीज को पोषण मिलता है, मतलब इस खुद में से ही ऐसे तरल पदार्थ पानी टाइप का निकलता है और उस तरल से ही इस खुद को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। समझ गए? और यह जाइगोट एक कोशिका होती है। ये जाइगोट क्या होती है? जो युक्ता होती है ये क्या होती है? ये एक कोशिका होती है। क्या होती है? एक कोशिका, सेल। ठीक है। और इसे हम संयुक्त कोश भी कहते हैं। इस जो ये एक कोशिका होती है, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर बनता है, तो इसे जाइगोट को हम संयुक्त कोश भी कहते हैं। तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य संयुक्त कोश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसी से क्या होता है? जीवन प्रारंभ होता है। ये एक कोशिका से 15 दिनों में, क्योंकि 15 दिनों तक ये इसी अवस्था में रहेगा, तो इस अवस्था में जैसे शुक्राणु और अंडाणु मिला और मिलते ही क्या बन गई? एक कोशिका। तो एक कोशिका से 15 दिनों के अंदर कितनी कोशिकाएं हो जाती है? 32 कोशिकाएं हो जाती है। और 16वें दिन क्या होता है? ये बीज होता है ना, जो ये युक्ता, ये भ्रूण के रूप में बाहर आ जाता है। मतलब ये पूरा खोल है, पानी निकल के पिचक के निकल गया, पूरा साइड में हो गया और इससे क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। अब आती है भ्रूणावस्था। तो ये पहले बीज था, शुरुआती दौर, तो इसे बीजावस्था, और अब ये भ्रूण बन गया तो इसे क्या कहेंगे हम? भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है? गर्भधारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना, ये प्रोजेस्टेरोन है। अब आपको लगेगा कि मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके इसमें साइकोलॉजी में भी पूछा हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा? 16वें दिन से लेकर 2 माह तक ये कौन सी अवस्था रहेगी? ये भ्रूणावस्था रहेगी। अब इस भ्रूणावस्था में क्या होता है? तो भ्रूणावस्था की शुरुआत कितनी कोशिकाओं से होती है? तो भाई 15वें दिन ये 32 बन जाती है कोशिकाएं। तो ये 32 कोशिकाओं से शुरुआत होती है भ्रूणावस्था की। और इसमें पोषण कैसे मिलता है? तो माँ के गर्भनाल द्वारा इसे क्या मिलता है? पोषण मिलता है। कैसे? जैसे देखो, ये भ्रूण है, अब ये भ्रूण हो गया। अब ये इस भ्रूण से ऐसे डोरी टाइप ऐसे नली जुड़ी हुई रहती है, जिसे क्या होता है? ये पूरा गर्भ है। ठीक है। इस गर्भ में ऐसे इसको क्या मिल रहा है? इस नली के माध्यम से पोषण मिल रहा है माँ के थ्रू। ठीक है। और इस नली को ही कहते हैं नाल, प्लेसेंटा या अपरा। ये तीनों नाम ध्यान में रखना। ये वही नाल है जो पैदा होने पर बाद में नाभि से कट की जाती है ना, यही वाली। ठीक है। अब देखो, भ्रूणावस्था में क्या होती है? 3 परतें होती है। 3 परतें कौन कौन सी होती है? तो देखो, इसमें मैंने पहले रेड पेन से ये एक वाली ये परत। ठीक है। अब भ्रूण है तो भी भ्रूण में ये तो है नहीं कि हाथ पैर मुंह सब बन गए, कुछ नहीं बना अभी तक, सिर्फ मांस का पिंड है। तो वो मांस का पिंड भी 3 परतों के रूप में होता है। तो सबसे अंदर वाला होता है, उसको बोलते हैं एंडोडर्म। 1 मिनट रुकना, एंडोडर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सबसे अंदर वाले को? एंडोडर्म। अब मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूँ इसके बाहर,
इसके जस्ट बाहर बना रहा हूँ ये मांस का पिंड भी ऐसे 3 परतों में होता है। तो ये वाला, 1 सेकंड रुकना, ये बन गया। ओके, तो ये बना है ये वाला। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेसोडर्म। अब मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ तो सबसे बाहर ही बनेगा, और ये ब्लू कलर में जो सबसे बाहर बन रहा है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोला जाता है? इसको एक्टोडर्म बोला जाता है। अब ये जब भ्रूण पूरा विकसित होगा और जब इससे शिशु बनेगा, बच्चा बनेगा, तो अब इनका योगदान क्या रहेगा इन परतों का? तो देखिए, सबसे जो बाहरी परत है एक्टोडर्म, तो इससे हमारी सबसे बाहरी चीज़ें बनती है, जैसे अपनी त्वचा है, अपने बाल है, अपने नाखून है। इनका निर्माण इस लाल वाली से, ये ब्लू वाली से होता है, ठीक है, एक्टोडर्म से। अब जैसे थोड़ी सी अंदर बीच में कौन सी है? मेसोडर्म है, जो ग्रीन कलर में दिखाई देती है। तो इससे अपनी मांसपेशियां बनती है और हृदय, लीवर और मस्तिष्क का खोल बनता है, ठीक है। अब एंडोडर्म सबसे अंदर है, तो ये रेड कलर वाली, तो अब इससे सबसे अंदर वाले भाग ही बनेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग बनेंगे हृदय, मस्तिष्क और लीवर, ठीक है। अब देखो, भ्रूण में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो सिर का निर्माण शुरू होता है। और इस भ्रूणावस्था में, मतलब जब बालक 16 दिन का हो जाता है, 16 दिन से लेकर के 2 माह तक, तो इस समय क्या होता है? इस भ्रूणावस्था के दौरान ही हृदय, लीवर और मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये मांस के पिंड के अंदर ही हृदय, लीवर और मस्तिष्क बनने लग जाते हैं। फिर आती है शेषवावस्था। अब ये शेषवावस्था वो नहीं है कि जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक शेषवावस्था, ये वो शेषवावस्था नहीं है। ये शेषवावस्था है गर्भ के अंदर की शेषवावस्था, जिसका टाइम होता है 2 माह से लेकर के 6 माह तक, और इसमें सभी अंग विकसित हो जाते हैं। मतलब जब बच्चा पेट के अंदर 6 माह का होता है तब तक उसके क्या हो जाते हैं? मतलब सभी अंग विकसित हो जाते हैं बॉडी के, कि मतलब ये हाथ है, ये पैर है, ऐसे स्पष्ट पता लगने लग जाता है। 6 माह तक सारे बन जाते हैं और फिर 6 से लेकर 9 माह तक उनका विकास होता है। समझ गए? और शेषवावस्था में भी पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा, नाल और अपरा से प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे 5-6 माह की जो गर्भस्थ अवस्था होती है बच्चे की, उसमें दांत भी बनने लग जाते हैं अंदर, ठीक है। और मतलब दांत ऐसे नहीं कि भाई पैदा हुआ तब उसके दांत तो नहीं थे, वो अंदर ही अंदर बनने लग जाते हैं। समझ गए? और 6 से 9 माह की जो अवस्था होती है वे परिपक्वता को प्राप्त करता है। मतलब जो भ्रूण पूरा बन गया है, सभी अंग विकसित हो गए हैं, वो अंग विकसित होने के बाद में परिपक्वता को प्राप्त करते हैं इस 6 से 9 माह वाली अवधि में, ठीक है। अब आपसे पूछ ले गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो गर्भकाल नॉर्मली 9 महीने का 280 दिन का होता है, और अधिकतम 330 दिन भी हो सकता है और न्यूनतम 180 दिन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। अब देखो, जैसे ही गर्भकाल पूर्ण होता है ना, तो जैसे ये गर्भ है और इसमें ये बच्चा है, तो अब गर्भकाल पूर्ण होने वाला कि भाई 9 माह कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्या होता है? माता के जो गर्भ की दीवारें होती है, इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? इस गर्भ में संकुचन पैदा करेगा, मतलब ये ऐसे पिचकेगा। तो पिचकेगा तो ये बच्चा है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझ गए? मतलब जन्म की परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा। तो हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भ में संकुचन पैदा करता है और जिससे जन्म की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। अब क्या होता है? अब जैसे जन्म की परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी, ये पिचकेगा तो ये बच्चा ऐसे आगे की तरफ, बाहर की तरफ आएगा। तो जो इसकी भ्रूण से ये नाल जुड़ी हुई थी, ये नाल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और टूटते ही अपरा या प्लेसेंटा के टूटने पर इसके मुख से, जहाँ से ये टूटेगी वहाँ से एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होगा, और जो क्या कर देगा? इस जनन नाल को चौड़ा कर देगा। मतलब जिस नाल से ये बच्चा बाहर आता है, उस नाल को क्या कर देगा? चौड़ा कर देगा। कौन कर देगा? जो ये प्लेसेंटा नाल जहाँ से टूटेगी, इसके मुंह से यहाँ से क्या होगा? रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होगा। कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? रिलैक्सिन, ठीक है। अब क्या होगा? 6 से 9 माह की जो आयु होती है गर्भ के अंदर की, उसमें गर्भस्थ शिशु पूर्णतया बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लग जाता है। मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, उससे 3 माह पहले से ही बच्चा बाहरी वातावरण से पूरा प्रभावित होने लग जाता है, ठीक है। और सामान्यतया जो बालिकाएं होती है, गर्ल्स होती है, वो लड़कों की बजाय 2 से 3 दिन ज़्यादा रहती है गर्भ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना गर्भावस्था में शिशु के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। गर्भ के अंदर बच्चा है तो उसको कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित कर सकते हैं? तो नंबर 1, माता का पोषण। भाई माता क्या खाती पीती है, ये प्रभावित करेगा। माता का स्वास्थ्य, मतलब जो उसकी माँ है उसका स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक और शारीरिक दोनों। तो स्वास्थ्य कैसा है उसका, वो स्वस्थ है ना, तो इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। और माता की संवेगात्मक स्थिति, मतलब उसकी मन स्थिति कैसी है, वो चिड़चिड़ी वगैरह जो भी है,
समझ गए? तो वो सारी संवेगात्मक स्थिति, गुस्सा, क्रोध, वो कैसी मानसिक प्रताड़नाएं झेल रही है, ये सब बच्चे को प्रभावित करते हैं। और माता की नशे की आदत, यदि कोई माता है वो नशेड़ी है तो उसकी भी उस पर प्रभाव पड़ता है। और माता पिता की अपरिपक्वता, मतलब जिनके माता पिता मतलब कम उम्र में, जो छोटे बच्चों के ही मतलब बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो भी इसको बच्चों को प्रभावित करते हैं। जो गर्भ में बच्चा रहता है उसको प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वस्थ बच्चे के जन्म के लिए माता की आयु है वो 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पिता की 25 से 34 साल के बीच में। ठीक है। अब आगे आता है शैशवावस्था में विकास। अब शैशवावस्था है जन्म से लेकर 5-6 वर्ष वाली। ठीक है। अब इसे किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो एग्जाम में सीधे उपनाम कई बार पूछते हैं। ठीक है। तो इसे सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। ये तीव्र विकास की अवस्था होती है, मतलब विकास बहुत तेजी से होती है। ठीक है। और खिलौने की अवस्था भी बोलते हैं, अनुकरण की अवस्था भी बोलते हैं, और इसे स्व प्रेम की अवस्था भी बोलते हैं, बच्चा खुद से प्रेम करता है। इसे अनुसरण की अवस्था भी कहते हैं। तो अनुसरण की अवस्था होती है 4 से 6 वर्ष और अनुकरण की अवस्था होती है 2 वर्ष तक। ठीक है। और प्रबल जिज्ञासा की अवस्था भी कहते हैं। प्रबल जिज्ञासा की अवस्था होती है 2 से 4 वर्ष। और उदासीनता की अवस्था भी कहते हैं। और भावी जीवन की आधारशिला भी इसी काल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, शैशवावस्था के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। तो वेलेंटाइन ने क्या कहा? वेलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट यहाँ से आया हुआ है, वेलेंटाइन की परिभाषा से आया हुआ है कि सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा था शैशवावस्था है वो भावी जीवन की आधारशिला है, मतलब आगे का जो जीवन है वो शैशवावस्था पर ही टिका हुआ है। इसलिए शैशवावस्था में बच्चे को पोषण, लालन पालन, उसका जो संवेग वगैरह है उसके सामने सोच समझ कर ही प्रकट किया करो। तो ये भावी जीवन की आधारशिला है। तो यहाँ से आया ये अपना भावी जीवन की आधारशिला वाला पॉइंट सिगमंड फ्राइड की परिभाषा से। आगे सिगमंड फ्राइड ने तो यहाँ तक कहा था कि 5 वर्ष तक की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है। इसके बाद में वाटसन आया। वाटसन ने कहा कि शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। तो ये शैशवावस्था, यहाँ पर यह तीव्र विकास की अवस्था। ठीक है। नंबर 3 पर आई श्रीमती गुडएनफ। तो श्रीमती गुडएनफ ने कहा लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक का आधा विकास हो जाता है, मतलब हाफ जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का 3 वर्ष तक ही हो जाता है। रूसो ने कहा था कि बालक के हाथ, पैर और उसकी आंखें उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है। और नंबर आगे है स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने कहा एक शिशु बालक अपने एवं संसार के बारे में खेल खेल में सीखता है। खेल खेल में सीखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? खिलौनों की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बच्चा खेलता बहुत है इस टाइम में। ठीक है। और आगे देखिए, शोरसेन ने कहा था कि जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसमें सभी प्रकार की शक्तियों में परिवर्तन आता जाता है। ये किसने कहा? शोरसेन ने कहा। ठीक है। शक्तियों में परिवर्तन आता जाता है। अब देखो, 20वीं सदी में क्या हुआ था? बालकों को लेकर सबसे अधिक खोजें हुई थी, बच्चों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ, अनुसंधान हुआ। इसलिए क्रो ने कहा था 20वीं सदी को बालकों की सदी बताया। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20वीं सदी को बालकों की सदी किसने कहा? तो क्रो ने कहा। आगे बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन, एक तो ये क्रो वाला यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा आपके, सीधा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। इसके अलावा ये परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो ये उपनाम हैं, तो ये उपनामों में से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इन परिभाषाओं को आप याद कैसे रखोगे। तो थोड़ी थोड़ी मैंने ट्रिक बना रखी है। तो देखो, जैसे वेलेंटाइन होता है, वेलेंटाइन कब आता है? 14 फरवरी को आता है। कब आता है? 14 फरवरी को। तो वो है ना, वो प्रपोज करने का आदर्श टाइमिंग होता है। ठीक है। उस समय प्रपोज किया जाए तो खाली नहीं जाता है, ऐसा वेलेंटाइन का मानना है। तो इसलिए ये क्या है? प्रपोज करने का एक आदर्श काल है। आगे देखो, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा? सिगमंड फ्राइड ने कहा था भावी जीवन की आधारशिला है। ठीक है। तो अब बच्चा बड़ा होगा तो वो सारी चीज़ें फ्राई कर करके खाएगा। क्या कर करके खाएगा? फ्राई कर करके खाएगा। 5 मतलब शैशवावस्था में भाई थोड़ा बड़ा होगा तो वो मैगी करेगा। ठीक है। तो अब फ्राई कर करके खाएगा। कब खाएगा? कि भाई अभी तो वो पैदा हुआ ही है, भावी जीवन में खाएगा। तो ये भावी जीवन की आधारशिला है। और भावी जीवन की आधारशिला है तभी तो बोला कि जो सीखना है वो 0 से 5 में सीख जाएगा, क्योंकि यही आधारशिला है। फिर 0 से 5 के बाद तो शैशवावस्था खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब वाटसन ने कहा शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। अब देखो, एक एक 2 पॉइंट ही पकड़ने, अपने को वहाँ पर कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, अपने को सीधा ऑप्शन हिट करना है।
तो देखो वाट, यदि अच्छे आप वाट का आप बल्ब लेके आओ तो वो तीव्र प्रकाश देगा। ठीक है, तो तीव्र विकास कनेक्ट हो गया। श्रीमती गुड एनफ, तो गुड इनफ, तो इन्होंने कहा कि 0 से 3 साल है ना, वही बहुत ही गुड इनफ है, मतलब अच्छे पर्याप्त हैं। इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, गुड का मतलब अच्छा। उन्होंने कहा 0 से 3 साल ये ना वो पर्याप्त है, क्योंकि उसमें ही आधा विकास हो जाएगा। आगे रूसो ने क्या कहा कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो रूसो ने कहा किसी बालक के हाथ पैर और नेत्र हैं, इनको पकड़ दिया ना तो वो बालक रूस जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेंग आया। स्ट्रेंग ने कहा सब इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं तो मैं क्या बताऊं। बोले कि मैं कुछ ऐसी बात बताऊं कि सबको स्ट्रेंज लगे, मतलब अजनबी टाइप लगे। तो इसने कहा कि बालक और कुछ नहीं, बस खेल खेल में सीख लेता है और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा ज्ञान मत जाड़ो ना। ठीक है, तो ये स्ट्रेंग की होगी। अब शोरसे ने क्या कहा कि जैसे जैसे बालक बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सभी प्रकार की शक्तियों में परिवर्तन आता है। तो आप शोरा ले लो। अब शोरा है तो वो खदान वगैरह होती है तो उसमें ब्लास्टिंग में काम लेते हैं, और वो जैसे जैसे सोरे की वो जैसे वो बाहर बत्ती लगाई हुई होती है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसकी शक्तियों में भी परिवर्तन होता है और लास्ट में शानदार ब्लास्टिंग होती है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ो। अब शेष अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, तो बच्चे के शेष अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखो, जन्म के समय शिशु का वजन है वो लगभग 7 पाउंड होता है, जिसमें बालक शिशु का वजन है वो 7.25 पाउंड होता है, जबकि बालिका का वजन 7.15 होता है। मतलब बालक है वो भारी होता है वजन में। और जन्म के समय बालक शिशु की लंबाई 20 इंच होती है, जबकि बालिका शिशु की लंबाई 19 से 19.5 होती है, अर्थात बालक शिशु है वो अधिक लंबा होता है। आगे बढ़िए। जन्म के बाद शिशु का वजन पहले सप्ताह में तो घटता है, पहले 7 दिनों में तो घटेगा, और उसके बाद में तेजी से बढ़ने लगता है, तथा लगभग 6 माह में शिशु का वजन दुगुना हो जाता है। मतलब जब वो पैदा हुआ था तब जो वेट था उससे जस्ट डबल हो जाएगा 6 महीने में। ठीक है। जन्म के समय यदि शिशु का रंग गहरा लाल है, यदि कोई बच्चा गहरा लाल पैदा हुआ है तब वो सांवला होगा जब बड़ा होगा तब, और यदि वो गुलाबी पैदा हुआ है तब वो गेहूं रंग का रहेगा, और यदि वो हल्का पीला पैदा हुआ है तब वो गौर वर्ण का रहेगा, अर्थात गोरा रहेगा। तो ऐसे पहले अनुमान लगा सकते हैं। अब देखो, जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियाँ होती है। ठीक है, जो बाल्यावस्था में बढ़कर 350 हो जाती है। मतलब पहले तो 270 पैदा हुआ तब, और बाल्यावस्था में बढ़कर 350, और फिर ये हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती है, और किशोर अवस्था में कितनी हो जाती है 206। उसके बाद जुड़ने लगती है एवं प्रौढ़ावस्था में आता है 206 रह जाती है। तो जन्म के समय 270 सर्वाधिक होती है बाल्यावस्था में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सर्वाधिक हड्डियाँ किस काल में होती है? बाल्यावस्था में। ठीक है, और सबसे कम होती है प्रौढ़ावस्था में 206। जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन 140 होती है, और कुछ समय बाद 120 हो जाती है, और परिपक्वता तक आते आते 72 बार हो जाती है। ठीक है, तो पैदा हुआ तब 140, बाल्यावस्था में 120, और बाद में 72 पर आ जाएगी। जन्म के समय मांसपेशियों का वजन, तो अब देखो ध्यान रखना, जब बच्चा पैदा होता है ना तब उसके कुल भार का 25% मांसपेशियाँ होती है। जब वो बाल्यावस्था में आता है तो कुल भार की 35% मांसपेशियाँ होती है, और जब वो किशोरावस्था में आता है तो कुल भार की 45% वो क्या होती है? मांसपेशियाँ होती है। इसको इस क्रम में आप याद रख लेना, 10-10 बढ़ाते जाना। ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ से अच्छे से मालूम चलेगा। ये तो जन्म के समय कुल वजन का 23%, बाल्यावस्था में 28 से 30%, तो इसको आप 35 कर लेना, और किशोरावस्था में 45, याद आराम से रह जाएगा। अब देखो दांतों का निर्माण गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है, और जन्म के बाद 5-6 माह बाद शिशु के 2 दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। 2 दांत निकलते हैं सबसे पहले, और नीचे वाले 2 दांत निकलते हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद 4-5 वर्ष में उसके 20 दांत आ जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, और सर्वप्रथम निचले जबड़े के 2 दांत एक साथ निकलते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब ध्यान रखना, जब तक बच्चा 5-6 माह का नहीं होना तभी तक उसके मुंह में उंगली देना। अब 7-8 माह का हो गया और उसको ले जाके छेड़ना मत कि उसके मुंह में उंगली दूँ। ठीक है, क्योंकि उसके निचले जबड़े के 2 दांत आ जाते हैं, और छोटे बच्चे के जो दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? शार्प होते हैं, मतलब तीखे होते हैं। आगे बात समझ में? काट लेगा, अंदर ही रह जाएगी आपकी उंगली। आगे देखो, शैशवावस्था में मानसिक विकास। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? तो जॉन लॉक ने ये परिभाषा दी थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस परिभाषा का आप विशेष ध्यान में रखना। शिशु का मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वे अपने अनुभव लिखता है। तो ऐसे याद रखना, शिशु का मस्तिष्क को जन्म के समय कोरे कागज के समान क्यों है? क्योंकि वो दिमाग अभी तक लॉक था, उसके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा।
समझ में आई बात? तो जॉन लॉक, कोरा कागज, ऐसे याद रखना। देखो अब विकास कैसे होता है, मानसिक विकास। पहले सप्ताह में यदि उसे ध्वनि सुनने पर वो क्या हो जाता है, चौंक जाता है। और 1 महीने का बालक है वो वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, जो भी दो उसको वो पकड़ेगा। 2 महीने का शिशु हो जाएगा तो वो आवाज़ के प्रति सेंसिटिव हो जाएगा और जिस तरफ से आवाज़ आएगी उस तरफ अपना सिर घुमा देगा। ठीक है। 5-6 माह का शिशु है वो अपना नाम सुनकर उस दिशा में देखता है एवं प्रेम एवं क्रोध में अंतर करने लगता है। और 8 माह का शिशु अपनी पसंद का खिलौना लेने का प्रयास करता है। और 1 वर्ष का बालक अपने से बड़ों का क्या करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। आगे बढ़ो। अब शेषावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। संवेग होते हैं जैसे अपने को दया आती है, जैसे अपने को गणना आती है, अपने को खुशी होती है, अपने को क्रोध आता है, तो ये सब संवेग में आते हैं। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वो होता है उत्तेजित अवस्था, उतल पुतल या हलचल, ये संवेग के शाब्दिक अर्थ हैं। ठीक है। और देखिए संवेग जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है। इमोशन है वो इमोवर से बना है, लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से। ठीक है। अब देखो इसको लेकर रोस ने परिभाषा दी। रोस ने कहा कि संवेग है वो चेतना की वे अवस्था है जिसमें रागात्मक भाव की प्रधानता होती है। तो रा से रोस, रा से रागात्मक, ऐसे ध्यान में रखना। वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। यदि आप गुड वर्क करते हो तो आपके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है और यही क्या है, संवेग है, ऐसे याद रखना। ब्रिजेस ने कहा कि जन्म के तुरंत बाद बालक में उत्तेजना पैदा होती है और फिर लगभग 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। तब आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बालक में सबसे पहले कौन सा संवेग पैदा होता है, तो सबसे पहले बालक में उत्तेजना पैदा होती है। ठीक है। अब बालिकाएं नाराज मत हो जाना कि बालिकाओं के नहीं होती क्या। ठीक है। तो बालक का मतलब, मेरे कहने का मतलब शिशु है। ठीक है। अब संवेग की क्या विशेषताएं होती है कि संवेग क्या क्या होते हैं, संवेगों की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए संवेग व्यक्तिगत होते हैं, मतलब आपके संवेग पर्सनली आपके हैं। ठीक है। मेरे हैं, तो सबके अपने पर्टिकुलर संवेग होते हैं और सबके संवेग अलग अलग होते हैं। उनके प्रकट होने की मात्रा, दर सब अलग अलग होती है। ठीक है। संवेगों में तीव्रता पाई जाती है, सभी के पाई जाती है। संवेगों की व्यापकता होती है, अर्थात संवेग सब में पाए जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर तो संवेग है ही नहीं। संवेगों में परिवर्तन होता रहता है, तभी आप देखा करो कि आपका कभी मूड है वो अच्छा हो जाता है, कभी बिगड़ जाता है, ऐसे। तो संवेगों में परिवर्तन होता जाता है। ठीक है। पहले हो सकता है एक टाइम ऐसा था जब आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, अब आपको बहुत कम गुस्सा आता है, ऐसे। संवेग शारीरिक परिवर्तन कर देते हैं, बिल्कुल। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी आंखें लाल, चेहरा पूरा लाल हो जाता है, तो शारीरिक परिवर्तन भी कर देते हैं। संवेग मनोदशा को बदल देते हैं, बिल्कुल। क्रोध आने पर आपका मूड खराब हो जाता है, मनोदशा को बदल देते हैं। सामान्य व्यवहार में भी परिवर्तन कर देते हैं। यदि किसी के संवेग बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं तो उसका व्यवहार पूरी तरह चेंज हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञान, मतलब संवेग हैं और उस समय आपका जो मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है, ये आपस में को रिलेट होते हैं, मतलब एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। अब देखो विलियम मैकडूगल ने क्या परिभाषा दी। तो विलियम मैकडूगल ने परिभाषा दी कि इन्होंने एक सेंटेंस कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध संवेग से होता है। तो जैसे देखो, अब मूल प्रवृत्ति क्या होती है, घटित जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो देखो, जैसे आपको क्रोध आएगा तब आपकी युद्ध करने की इच्छा होगी, युयुत्सा। तो युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है, क्रोध संवेग है। जब आपको भय संवेग आएगा तब आप वहाँ से पलायन करोगे, मतलब वहाँ से चले जाओगे। जब आपको भूख लगेगी तब आप भोजन की ओर अग्रसर होगे, भोजनान्वेषण। जब आपको आत्महीनता होगी तब आपको दया आएगी। जब आप में स्वामित्व का संवेग उत्पन्न होगा तब आप संग्रह करना चाहोगे। जब आप में आत्म अभिमान आ जाएगा, आत्म अभिमान का जो संवेग उत्पन्न होगा तब आप में मतलब गौरव अनुभव करोगे, आप गौरव की अनुभूति होगी। जब आप में आश्चर्य संवेग उत्पन्न होगा तब आपको जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को जन्म देता है। जब आप एकांकीपन जो संवेग है, जब आपको एकांकीपन महसूस होता है तब आप सामूहिकता की ओर प्रवृत्त होते हो। ठीक है। जब आपको घृणा होती है तब आप निवृत्ति मतलब पीछा छुड़ाना चाहते हो। जब वात्सल्य अंदर से उत्पन्न होता है तो पुत्र की कामना होती है, मतलब पुत्रेच्छा होती है, मतलब संतान की कामना। जब अंदर से कृति भाव उत्पन्न होता है तब आप रचनात्मकता की ओर अग्रसर होते हो। जब करुणा उत्पन्न होती है तो शरणागति इसकी मूल प्रवृत्ति है। और जब कामुकता उत्पन्न होती है तो वो कामवर्ती को जन्म देती है। और जब आमोद अंदर से उत्पन्न होता है तब वो हंसी खुशी हास को जन्म देता है। तो ये आपस में कनेक्ट है
तो इन पर क्वेश्चन कई बार डेफिनेटली पूछा हुआ है कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सा समय किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। वात्सल्य समय किस मूल प्रवृत्ति को जन्म देता है, तो पुत्रेच्छा। ऐसे अब देखो ये परिभाषा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लो कि जोन्स ने कहा था कि 2 वर्ष की आयु तक बालक सांप से नहीं डरता है और उसमें धीरे धीरे भय का विकास होने लगता है। जस्टिन ने कहा 3 वर्ष का बालक प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने लगता है और अपने हम उम्र से प्रेम करने लगता है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो संवेगात्मक विकास का सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो जेम्स लांजे सिद्धांत है, और एक मस्तिष्क का जो बायां गोलार्ध होता है वो सकारात्मक समय के लिए उत्तरदायी होता है, और जिसका जबकि जो दायां गोलार्ध होता है वो नकारात्मक समय के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए थे। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो एक आपसे पूछेगा कि अनुकरण का प्रारंभ कब होता है, तो वो 8 से 9 माह में होता है, और एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम सार्थक शब्द कब बोलता है, तो 11 माह में। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, यदि नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब देखो शेष अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, तो देखो बालक में भाषा का विकास क्रंदन से शुरू होता है। क्रंदन का मतलब होता है रोना, वीपिंग। ठीक है, क्रंदन का मतलब होता है रोना। इसका काल होता है 0 से 5 माह तक। 0 से 5 माह तक बच्चा रोता ही रोता है, रोता ही रोता है, रोते रोते वो बोलना सीखता है। इसके बाद वो क्या करने लगता है, बलबलाने लगता है। ठीक है, बलबलाना 5-6 माह की आयु से लेकर 8 माह तक चलता है। 3 महीने तक वो बलबलाता है। ठीक है, और इसके बाद शिशु है वो स्वरों को उच्चारित करता है, आ, ऊ, ई और ए स्वरों की ध्वनि उच्चारित करता है। इसके बाद 8 से 9 माह की आयु में शिशु अनुकरण करना शुरू करता है, मतलब बड़ों को देख देख के अनुकरण करता है उनका, और लगभग 11 माह की आयु में आते आते वो प्रथम सार्थक शब्द बोलता है, जैसे मामा, नाना, पापा, कुछ भी। और 12 महीने का होने पर वो 3 सार्थक शब्द बोलने लगता है। तब तक सब खुश हो जाते हैं कि मेरा मेरा नाम बोल दिया। और 16 से 24 माह का बच्चा लगभग सभी बालक बोलने लग जाते हैं, मतलब 16 माह से 1.5 साल से लेकर 2 साल का जो बच्चा होता है ना वो बोलने लग जाता है। ठीक है, और 2 वर्ष की आयु में उसके दिमाग में जो शब्दों का भंडार रहता है वो 212 से 272 रहता है। ठीक है, और 5 वर्ष की आयु में वो 2072 से 2100 शब्द बोलने लग जाता है। अब कोई इसको लेके मत बैठ जाना कि सर वहाँ 2300 लिखे हुए थे, ये बच्चा है वो 2073 शब्द जानता है, वो इतना जानता है, एक कम जानता है, एक ज़्यादा जानता है। वैसे कुछ नहीं है, नॉर्मल डाटा है। अब देखो बालक में भाषा का विकास है, बालक में जो भाषा का विकास है वो जिज्ञासा की वजह से होता है, और भाषा 100% अर्जित होती है। ये दोनों फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे हुए हैं कि बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, तो बालक में भाषा का विकास जिज्ञासा की वजह से होता है। मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। तो बालक में भाषा का विकास जिज्ञासा की वजह से होता है। और एक कई बार पूछा जाता है कि बालक की जो भाषा होती है वो भाषा होती है जन्मजात अर्जित, जन्मजात एवं अर्जित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आधे बड़े बड़े बालक होते हैं वो भाषा जन्मजात अर्जित दोनों कर देते हैं कि हाँ यार उसमें कुछ जन्मजात क्षमताएं थी तभी वो बोलना सीखा। ऐसी बात नहीं है, भाषा 100% अर्जित होती है। मनुष्य प्रकृति में आके यहाँ पर और फिर ये बात सीखता है। ठीक है, बालक की माँ उसकी प्रथम गुरु होती है तथा परिवार उसका प्रथम विद्यालय कहलाता है। अब बालक में नैतिक विकास कैसे होता है, नैतिक गुण कैसे डेवलप होते हैं, तो शेषवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। मतलब शेषवावस्था में नैतिकता नहीं रहती है बच्चे में। ठीक है, नैतिकता नहीं रहती है तभी तो देखो वो कहीं पर भी मतलब वॉशरूम वगैरह कर देता है, किसी भी चीज़ से गंदा हो जाता है। नाली दिखी तो नाली में बैठ के जीवन का आनंद ले लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नैतिकता का अभाव है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि समाज में कैसे रहा जाता है। और शेषवावस्था में नैतिक आचरण शून्य होते हैं, मतलब नैतिक आचरण प्रकट ही नहीं करता है वो। ठीक है, तथा पैदा किया जाना भी संभव नहीं होता है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हमने घर बैठे बैठे 4 महीने तक प्रैक्टिस करके बच्चे को राम बोलना सिखाया, वो जो भी आता है उसको राम बोलता है, देखो इसमें नैतिक गुणों का विकास हो गया। नहीं, वो नैतिक गुण नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अभी रात्रि 9 बजे, हर रोज़ रात्रि 9 बजे को अपने लाइव टेस्ट होता है जीके से रिलेटेड, तो उसमें भी आप जुड़कर जीवन का आनंद ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा 2nd ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसका भरपूर मात्रा में जो कंटेंट है वो प्लेलिस्टों में उपलब्ध है, आप जाकर उनका आनंद ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।